हेलो एंड वेलकम बैक। इस वीडियो पे हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जो जैक का सेट 2 मॉडल पेपर आया था उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है उसमें मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ से। तो कुछ स्टूडेंट ने कहा था कि वो क्वेश्चन डिस्कस नहीं हो पाया था, तो आज के वीडियो में हम वो डिस्कस करेंगे। क्योंकि एग्ज़ाम को लेकर अभी एक अनसर्टेनिटी है, तो जो हमारे पास ये फ्री टाइम है तो उसमें पढ़ाई छोड़ना नहीं है, बल्कि जो भी पढ़ा हुआ है रिवाइज करना है, प्रैक्टिस करते रहना है। तो क्वेश्चन था कि मैग्नेटिक एलिमेंट ऑफ अर्थ क्या होता है, उसको डिफाइन करना है और उनके बीच में रिलेशन एस्टैब्लिश करना है। तो पहले मैग्नेटिक एलिमेंट ऑफ अर्थ को समझने के पहले हम अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो क्या है, पहले उस पर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ जो होता है वो बिल्कुल बार मैग्नेट की तरह होता है। मतलब ऐसा हम एज्यूम कर सकते हैं कि अर्थ के सेंटर में एक पावरफुल बार मैग्नेट रखा हुआ है और वो बार मैग्नेट का जो नॉर्थ और साउथ पोल है वो ज्योग्राफिकली नॉर्थ पोल साउथ पोल के अलोंग अलाइंड है। तो इसका जो एविडेंस है हम वो ऐसे समझ सकते हैं कि अगर किसी फ्रीली बार मैग्नेट को सस्पेंड कर दे या फिर एक मैग्नेटिक नीडल को हम अर्थ के सरफेस में रखें तो वो एक टाइम के बाद ज्योग्राफिकली नॉर्थ साउथ के अलोंग अलाइन हो जाता है। तो इससे पता चलता है कि अर्थ का भी एक अपना मैग्नेटिक फील्ड है। तो अ फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट कम्स टू रेस्ट itself roughly along the geographic north-south direction. This means that there is a magnetic field around the earth. The earth behaves as if a powerful bar magnet is placed at the center of the earth. The south pole of the magnet being towards the earth's north pole and the north pole towards the earth's south pole. तो जो बार मैग्नेट जो हम एज्यूम करते हैं कि अर्थ के सेंटर में रखा है उसका जो नॉर्थ पोल है वो ज्योग्राफिकल साउथ पोल की तरफ है, मतलब अर्थ का जो साउथ पोल है उस तरफ है और जो साउथ पोल है वो नॉर्थ की तरफ है। और मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ जो है वो अराउंड 10⁻⁻⁴ टेस्ला जो कि 1 गॉस के इक्वल होता है। तो इसको हम डायग्राम से भी बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। सपोज ये जो है ये अर्थ है, अर्थ का ये नॉर्थ पोल है और ये है साउथ पोल। तो नॉर्थ और साउथ पोल से जो एक्सिस पास करता है वो अर्थ का एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ठीक है। और ये सेंटर में एक बार मैग्नेट रखा हुआ है और इस बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल जो है वो इधर है और साउथ पोल है इधर, मतलब साउथ पोल नॉर्थ पोल की तरफ है और जो नॉर्थ पोल है वो साउथ पोल की तरफ है। लेकिन ये एग्जैक्टली ये जो बार मैग्नेट है ये एग्जैक्टली नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में नहीं होता है, बल्कि किसी एंगल पर टिल्टेड होता है और बहुत स्मॉल एंगल अराउंड 11.5 डिग्री। तो ये अलग अलग बुक में ये अलग अलग दिया हुआ है वैल्यू, किसी में 11 है, किसी में 15, किसी में 17 है। तो वो इसलिए है क्योंकि ये जो एंगल है वो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। तो ये इस तरह का जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है, ये बार मैग्नेट का इस तरह का मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होता है। तो अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड का जो लाइंस ऑफ फोर्स है वो भी इसी तरह का होगा क्योंकि ये बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। अब हम आगे बढ़ेंगे। जो क्वेश्चन हमारा मॉडल पेपर में डिस्कस किया गया है तो उसको समझने के पहले दो टर्म और डिफाइन करते हैं। एक होता है ज्योग्राफिक मेरिडियन, दूसरा है मैग्नेटिक मेरिडियन। तो ज्योग्राफिक मेरिडियन वो है, सपोज ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो ये नॉर्थ साउथ पोल से जो लाइन ज्वाइन कर रहा है, इस लाइन से अगर एक वर्टिकल प्लेन हम पास कराएं तो उसको हम कहेंगे ज्योग्राफिक मेरिडियन। इसी तरह से अर्थ के सरफेस पे अगर हम एक बार मैग्नेट या फिर एक मैग्नेटिक नीडल रख दें तो उसका भी नॉर्थ और साउथ पोल होगा। तो वो किसी भी प्लेस पर, अर्थ के किसी भी प्लेस पर देखें तो उसका जो नॉर्थ और साउथ पोल का डायरेक्शन है वो अलग अलग ओरिएंटेड होता है। तो उस नॉर्थ और साउथ पोल से जो लाइन पास होता है उसको हम कहते हैं एक्सिस ऑफ द मैग्नेट। तो जो मैग्नेटिक नीडल या बार मैग्नेट का जो एक्सिस है उससे जो वर्टिकल प्लेन पास होगा तो वो कहलाता है मैग्नेटिक मेरिडियन। तो हर पॉइंट पे, हर प्लेस पे अलग होगा मैग्नेटिक मेरिडियन। तो मैग्नेटिक मेरिडियन और जो होता है वो ज्योग्राफिक मेरिडियन से किसी एंगल पे अलाइंड होता है। तो ज्योग्राफिक मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन का डेफिनेशन देखते हैं अब हम।
तो ज्योग्राफिक और मैग्नेटिक मेरिडियन को इस तरह से डिफाइन करते हैं। द वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन जॉइनिंग द ज्योग्राफिक नॉर्थ एंड साउथ पोल्स इज कॉल्ड ज्योग्राफिकल मेरिडियन। इसी तरह से मैग्नेटिक मेरिडियन जो होगा, दैट इज द वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू द एक्सिस ऑफ ए फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट एट ए प्लेस इज कॉल्ड द मैग्नेटिक मेरिडियन एट दैट प्लेस। तो अब हम जो डिफाइन करेंगे, जो क्वेश्चन डील करेंगे, उसमें ये दोनों टर्म को हमें समझना है, तभी हम मैग्नेटिक एलिमेंट ऑफ अर्थ को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो क्वेश्चन जो था मॉडल पेपर में वो ये था कि डिफाइन मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड एंड एस्टैब्लिश रिलेशन बिटवीन देम। तो मैग्नेटिक एलिमेंट ऑफ अर्थ जो होता है वो 3 क्वांटिटीज होता है जो कि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ को कंप्लीटली स्पेसिफाई करता है। तो उसी को हम कहते हैं मैग्नेटिक एलिमेंट ऑफ अर्थ। तो मैग्नेटिक एलिमेंट जो है, दैट इज द क्वांटिटीज विच आर रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ कंप्लीटली आर कॉल्ड द मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ अर्थ। और वो 3 क्वांटिटी होता है। पहला है डेक्लिनेशन, दूसरा है डिप, इसको इंक्लिनेशन भी बोलते हैं, और तीसरा है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। तो इन तीनों को हम डिफाइन कैसे करते हैं, उसके लिए हमें एक डायग्राम के थ्रू समझना होगा। तो सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे डेक्लिनेशन को। डेक्लिनेशन जो है उसको हम डेल्टा से डिनोट करते हैं, तो वो इस डायग्राम से क्लियर होगा। डायग्राम कुछ ऐसा है कि सपोज ये ज्योग्राफिकल नॉर्थ और साउथ पोल वाला एक्सिस है। तो ये एक्सिस से एक वर्टिकल प्लेन, ये वाला जो प्लेन है, ये जो वर्टिकल प्लेन पास हो रहा है उस एक्सिस से, ये कहलाएगा ज्योग्राफिक मेरिडियन। इसी तरह से सपोज किसी प्लेस पर एक मैग्नेट रखा है और ज्योग्राफिकल मेरिडियन इधर है और उस मैग्नेट का जो एक्सिस है वो इधर है, मैग्नेट का नॉर्थ पोल इधर है, साउथ पोल इधर है। तो इस एक्सिस से जो ये वर्टिकल प्लेन, ये वाला प्लेन जो पास हो रहा है, इसको कहेंगे मैग्नेटिक मेरिडियन। तो किसी भी प्लेस पर जो ये ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल तो अपनी जगह पे है ही, तो मैग्नेटिक नीडल या जो बार मैग्नेट होता है उसका जो एक्सिस है वो अलग अलग डायरेक्शन पे होगा। तो ये जो एंगल होगा ज्योग्राफिक मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच का, ये वाला जो एंगल है डेल्टा, इसी को कहते हैं डेक्लिनेशन। तो बहुत सिंपल डायरेक्ट डेफिनेशन है, दैट इज द एंगल बिटवीन द ज्योग्राफिक मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन एट अ प्लेस इज कॉल्ड द डेक्लिनेशन। इट इज डिनोटेड बाय डेल्टा एज शोन इन द फिगर। तो ये क्वेश्चन जब आए तो ये वाला डायग्राम जरूर बनाना है। उसके बाद दूसरा है डिप। डिप जिसको हम थीटा से डिनोट करते हैं। तो ये क्या होता है, तो किसी भी प्लेस पर जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ है उसका कुछ टोटल इंटेंसिटी होगा जिसको हम बी से डिनोट कर रहे हैं, और ये मैग्नेटिक एक्सिस जो है जो कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और टोटल मैग्नेटिक इंटेंसिटी के बीच का जो एंगल होगा इसको हम कहते हैं डिप या एंगल ऑफ डिप या फिर इंक्लिनेशन। मतलब टोटल इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कितना इंक्लाइंड है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से। तो डिप जो होगा, दैट इज डिप और इंक्लिनेशन एट ए प्लेस is the angle which the direction of total intensity of Earth's magnetic field makes with the horizontal. It is denoted by theta as shown in the figure. उसके बाद तीसरा जो है, that is horizontal component of Earth's magnetic field. तो वो क्या होता है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसका डायरेक्शन सपोज कहीं है, ये है, तो ये जो होता है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है बी। तो वेक्टर को हम 2 कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकते हैं, 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। तो ये जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंपोनेंट है वो बी एच है, वर्टिकल डायरेक्शन में है बी बी। ये वर्टिकल कंपोनेंट है और ये है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, और यही है तीसरा एलिमेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। तो इसी को हम कहते हैं द थर्ड एलिमेंट। तो थर्ड एलिमेंट जो है वो है, इसको बी एच से डिनोट करते हैं। द कॉम्पोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड बी in the horizontal direction is called horizontal component of Earth's magnetic field and denoted by BH.
इसके बाद क्वेश्चन में ये पूछा था कि तीनों कंपोनेंट को डिफाइन करना है, तीनों एलिमेंट्स को, और उनके बीच का रिलेशन भी स्टैब्लिश करना है। तो रिलेशन बहुत सिंपल है। रिलेशन के लिए हम ये वाले डायग्राम को रेफर करेंगे। तो इस डायग्राम को हम रीड्रॉ कर लेते हैं। ये है बी और इसका हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट इस तरह से है और इनके बीच का जो एंगल है ये थीटा है। तो इसी डायग्राम से हम इनके बीच का रिलेशन एस्टैब्लिश कर सकते हैं। So the last part of the question is relation between dip and horizontal intensity. तो ये जो डायग्राम को रीड्रॉ किया कि ये टोटल इंटेंसिटी का डायरेक्शन है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इधर है, वर्टिकल कंपोनेंट इधर है, इनके बीच का एंगल है थीटा और ये है एंगल ऑफ डिप। ठीक है, तो एंगल ऑफ डिप अगर पता है तो हम, और टोटल इंटेंसिटी पता है, तो हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को ऐसे लिख सकते हैं बी कॉस थीटा और वर्टिकल कंपोनेंट को लिख सकते हैं बी साइन थीटा। इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन 1 और 2। तो अगर हमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट पता है तो हम टोटल इंटेंसिटी फाइंड कर सकते हैं। कैसे? इन दोनों इक्वेशन को, इक्वेशन 1 और 2 को स्क्वायरिंग करेंगे और ऐड कर देंगे। तो बी एच स्क्वायर प्लस बी वी स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा? बी एच स्क्वायर करेंगे तो बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, सिमिलरली बी वी स्क्वायर विल बी बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। दोनों को ऐड करेंगे तो कॉस स्क्वायर साइन थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा ऐड होके 1 हो जाएगा और यहाँ पर ये क्या बचेगा? ओनली बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू बी एच स्क्वायर प्लस बी वी स्क्वायर और दोनों साइड स्क्वायर रूट करेंगे तो इसका स्क्वायर खत्म हो जाएगा, ये बचेगा स्क्वायर रूट बी एच स्क्वायर प्लस बी वी स्क्वायर। तो यहाँ पे इस रिलेशन से हम क्या देख सकते हैं? अगर बी एच और बी वी पता है तो हम टोटल इंटेंसिटी फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह से हम एंगल ऑफ डिप भी यहाँ से निकाल सकते हैं इक्वेशन 1 और 2 से। तो ये क्या होगा? इक्वेशन 1 और 2 में ये जो है बी कॉस थीटा बी साइन थीटा, अगर हम 2 को डिवाइड कर दे 1 से तो क्या मिलेगा? बी वी बाई बी एच विल बी इक्वल टू बी साइन थीटा बाई बी कॉस थीटा। तो b और b कैंसिल हो जाएगा, साइन बाई कॉस टैन थीटा। तो टैन थीटा बराबर बी वी बाई बी एच। तो ये बी वी और बी एच से हम टैन थीटा या फिर थीटा फाइंड कर सकते हैं। तो ये जो इक्वेशन 3 और 4 है यही है हमारा रिक्वायर्ड रिलेशन जो कि पूछा था, एस्टैब्लिश द रिलेशन बिटवीन देम। तो ये हुआ कंप्लीट क्वेश्चन का आंसर। तो होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। और फिर भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ये टफ टाइम है सभी के लिए, लेकिन पढ़ाई को ना छोड़े क्योंकि हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कभी भी शॉर्ट टाइम में आपको नोटिस आएगा और फिर एग्ज़ाम हो जाए। तो इसीलिए जो भी पढ़ाई कर चुके हैं तो वो रिवीजन करते रहें, और जिनका नहीं हुआ है तो उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि वो उस टाइम का यूटिलाइजेशन करें। तो नेक्स्ट वीडियोस में आई विल ट्राई टू डिस्कस सम मोर क्वेश्चंस फ्रॉम द मॉडल पेपर्स। थैंक यू।